4 से गिनाता हूँ जब मनमोहन सिंह ने सरकार बनाई थी। 2004 में मालेगांव ब्लास्ट, 2008 में जयपुर ब्लास्ट, 2005 धनतेरस वाले दिन मुंबई में ब्लास्ट, पुणे में बेस्ट बेकरी ब्लास्ट, बनारस में संकट मोचन हनुमान जी ब्लास्ट, तिरुचिरापल्ली में ब्लास्ट, विशाखापट्टनम में ब्लास्ट और तिरुवनंतपुरम में ब्लास्ट और मुंबई में तो हर 6 महीने में होता था। आप मुझे बता दीजिए 2014 के बाद पटाखा चला कहीं? नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। इस वक्त मैं हूं, आपको बता दूं, जवाहर पार्क में और 2024 का चुनाव का बज चुका है। अब तमाम रैलियां एमपी की सीट पर रैलियां की जा रही हैं, तमाम सम्मेलन किए जा रहे हैं और इस साल 4 राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी हम 2024 के चुनाव के लिए चर्चा करते हैं कि 2024 में क्या माहौल बनने वाला है, क्योंकि अब मोदी जी का शासन 11 महीने में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में चुनावी माहौल चल रहा है। तो यहाँ के तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं और विद्वान लोग भी बैठे हैं, मैं आपको बता दूं। और ये वकील साहब हैं और इनका एक अलग का यूट्यूब चैनल है, भैया का ब्लॉग बनाते हैं। आपके भैया चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है यूपी 85 स्पिरिचुअल यात्री, जिसमें कि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ भी रिसेंटली मैं तो एक्चुअली ये भी, और फिर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल जॉनर पे भी बनाता हूँ। वो दूसरा चैनल है एसएसजी अनकट। अच्छा, तो अब मैं आपसे शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे इतना बताइए कि आपको क्या लगता है 2024 में जो बिगुल बच चुका है? ऐसा बिगुल क्या बच चुका है? जनता के सामने एक यदि देश के लिए प्रधानमंत्री चुनना है तो उनको एक डिसीसिव लीडरशिप चाहिए होती है, जो देश को आगे ले जाने के लिए उसके पास एक विजन हो, जिसके पास पॉलिसी हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की क्षमता हो, और जो एक्सट्रीमली पुअर हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनका अब तक विकास नहीं हुआ था, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, जो कि आज के समय आपको पता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। आप जियो पॉलिटिकल देख लीजिए, बैठे बैठे यूक्रेन पर रात रात में रशिया ने अटैक कर दिया, उधर चाइना ताइवान के ऊपर लेके खड़ा हुआ है। तो ऐसे में देश को, तुमको पता है कि ड्रैगन की पॉलिसी क्या है आज चाइना की, तो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है और जिसमें कि भारत से उनका टसल लगभग पिछले 60 सालों से चल रहा है, उसको देखते हुए या आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो कि ऑलरेडी हमारी 10 साल से है, जो कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और जो परिवारवाद, नेपोटिज्म, लूटवाद और भ्रष्टाचार और जातिवाद इससे ऊपर हो, जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ ऑल और गवर्नमेंट फॉर ऑल हो। तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि ये ड्रामे चल रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, कभी अखिलेश यादव के में, क्षेत्र अपने प्रदेशों में तो सरकार बना नहीं पा रहे। ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, प्रदेशों में इनकी सरकार है नहीं, और ये दावे भर रहे हैं कि दिल्ली पहुंचेंगे। अरे भैया, पहले अपने प्रदेश में सरकारें बना लो तब दिल्ली पहुंचना। अस्तित्व बचा नहीं है। जिस समय वो गठबंधन के दौर चलते थे जब इनकी चल जाती थी, अब कोई गठबंधन का है नहीं। जनता भी समझदार है, क्लियर मैंडेट देती है, लीडरशिप देती है, स्पष्ट बहुमत के साथ देती है। देख लो 2014 में और 19 में यही हुआ है और आगे भी स्पष्ट बहुमत देगी। और मेरा ये मानना है कि यदि आप एक लीडरशिप की बात करते हैं तो आपके पास 2-3 विकल्प होते हैं। कौन चेहरा हो सकता है? नहीं, एक ही चेहरा है, दूसरा आपको कोई चेहरा लगता है आप पूछ लीजिए कौन चेहरा होगा। अच्छा, उनको जनता अब बैठी आराम हुई है। करने दीजिए, 10 साल हो गई हैं, 74 साल की उम्र हो गई है। इंदिरा गांधी जी से नौजवानों 15 साल शासन कराने के बाद किसी ने आराम क्यों नहीं करा लिया? नौजवानों इंदिरा को 4 गांधी जी ने साल तो में इंदिरा गांधी अनफॉर्चुनेटली जब उनकी मृत्यु हुई तभी आराम किया, उससे पहले तो उन्होंने कभी आराम नहीं किया। नहीं, नौजवानों को 4 साल में छुट्टी दे रहे हैं क्यों नौजवानों को 4 साल में कहाँ छुट्टी दे रहे हैं? 4 साल में रिटायरमेंट हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट की रिटायरमेंट नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे देशों में है। आप जाके देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आर्मी सर्विस होती है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट आर्मी सर्विस होती है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होती हैं। और देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, लिमिटेड बजट है, यदि आप उसको सैलरी, तनख्वाह, पेंशन, ग्रेचुटी में दे दोगे तो आपको मिलिटराइजेशन भी करना है। अच्छा, अभी आप देखिए, अभी लेटेस्ट 45 ड्रोन का ऑर्डर हुआ है। वो ड्रोन क्या है? आपको सेना की डेप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, वहाँ पे लद्दाख के ऊपर के सेना जाके पेट्रोलिंग करेगी। अच्छा, वो ड्रोन इतने इफेक्टिव है कि वो करीब 3,500 फीट की हाइट से पेट्रोलिंग करके माइक्रो इमेज भेज सकते हैं और आपको पता हो जाएगा कि वहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है किसी दूसरी लोगों का। तो फिलहाल बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको 100 दलीलें और 100 कारण गिना सकता हूँ। अच्छा, वर्तमान सरकार के रिपीट होने के। मुझे एक दलील दिला दीजिए आप। देखिए, गिनते जाइएगा। सबसे पहली, आर्थिक स्तर पर देखिए, दुनिया में सारे देश, इवन दी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूएस क्राइसिस में, चाइना क्राइसिस में, यूरोप में यूके सरकार बदल गई पिछले 6 महीने में सिर्फ महंगाई की वजह से।
ठीक, आज भी हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है 6% से ऊपर है, दुनिया के किसी देश की नहीं है, जेन्युइन है। ये मैं नहीं कह रहा, IMF, वर्ल्ड बैंक, पहला। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई की इन्फ्लेशन कोविड के बाद भी उस स्काई रॉकेट पे नहीं पहुंची। तीसरी बात, कोविड मैनेजमेंट, कोविड के समय जिस तरीके से सरकार ने कोविड को मैनेज किया है, तीसरी बात। चौथी, इंटरनल सिक्योरिटी। बाबूजी 2014 से पहले मैं भी था, दिल्ली जाता था, घर वाले 3 बार कॉल करते थे कि चांदनी चौक पे सुरक्षित है, कि राजीव चौक पे सुरक्षित है, कि सरोजिनी नगर में सुरक्षित है। लेकिन आज तो पटाखा, खुलेआम गोली मार देते हैं। गोली आपने देखा नहीं, कोर्ट में गोली मार दी। नहीं, कोर्ट में गोली मार दी, मेरी तो बड़ी रंजिश है, मैं तुम्हें यहाँ गोली मार सकता हूँ, ये तो मेरी रंजिश है ना। ये क्राइम नहीं है, टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का लॉ, अरे उल्लंघन नहीं भाई है। साहब, रंजिश में लॉ एंड ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। जब मेरे सिर पे खून सवार है, मुझे मर्डर करना है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से आया? इसमें तो ऐसा होता अच्छा, है। चलो। गोली भी क्रिमिनल को मारी जा रही है। और सुनो, भले आदमी को आपके को नहीं मार दी, मुझे को नहीं मार दी। जो मैं साक्षी वाला केस हुआ था उसमें चक्कू से 20 चक्कू से कूद के मारा था, वो भी लॉ का उल्लंघन नहीं वो होता। दिल्ली के CM से बात करिए, साक्षी वाला इंडिया मैटर में आता है ना दिल्ली। नहीं। एक सेकंड भाई साहब, आपको पहली बात तो मैं 2 चीजें बता दूं। हाँ। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। भाई साहब, स्टेट गवर्नमेंट का है। यदि अब ये तो वही वाली बात हो गई, जम्मू कश्मीर में कुछ हो गया मोदी जिम्मेदार, दिल्ली में कुछ हो गया मोदी जिम्मेदार, केरल में कुछ हो गया मोदी जिम्मेदार। और तो हर चीज का क्रेडिट भी तो मोदी जी लेते हैं। तो भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेंगे ना। आप ये कहिए कि हमारे बॉर्डर पे कितने फौजी मर रहे हैं। हमारे बॉर्डर पे, हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं, आपको बता देता हूं। अब आप सुनिए, 2004 से गिनाता हूं, जब मनमोहन सिंह ने सरकार बनाई थी। 2004 में मालेगांव ब्लास्ट, अच्छा, 2008 में जयपुर ब्लास्ट, 2005 धनतेरस वाले दिन मुंबई में ब्लास्ट, पुणे में बेस्ट बेकरी ब्लास्ट, बनारस में संकट मोचन हनुमान जी ब्लास्ट, तिरुचिरापल्ली में ब्लास्ट, विशाखापट्टनम में ब्लास्ट, और तिरुवनंतपुरम में ब्लास्ट, और मुंबई में तो हर 6 महीने में होता था। आप मुझे बता दीजिए, 2014 के बाद पटाखा चला कहीं 2014 दिल्ली में? अब मैं भाई साहब के पास में आता हूँ। भाई साहब ये कह रहे हैं 2004 से 14 गिना दिए इन्होंने, 2014 के बाद में कोई धमाका हुआ? आप बताइए। धमाका ही हो रहे हैं रोज इंडिया में, और क्या देखते हैं आप? अब बताओ। देखिए, अब मैं एक एक चीज आपको बनाता हूँ। हाँ। अब कुछ क्वेश्चन रेज करें तो इनका बताऊंगा जवाब दे दीजिए केवल आपका कि 2004 से लेके 14 तक आपको। देखिए, ब्लास्ट। देखिए तमाम जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई दिन नहीं जाता आज भी कि जहाँ सैनिक शहीद न हो रहे हों। रोजाना का है, आप करीब के रोज सुनते होंगे। अभी भी 4-5 दिन पहले सुना कि 3 सैनिकों को मार दिया गोली से। लोग ये कहते थे कि आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। ये कहते थे हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। नोटबंदी की थी इन्होंने, तो सब अब दोबारा फिर इन्हें 2000 का नोट खत्म करने की जरूरत पड़ गई। एक नोट छापने में 10 रुपये खर्च होते हैं, 10 रुपये। आपने करोड़ों रुपए तो नोट छापने में खर्च कर दिए। अर्थव्यवस्था इतनी खराब है देश की जिसका कोई सवाल नहीं। ये अच्छी बता रहे क्या सुनिए, अरे इतनी खराब है, आप जाके देखिए लोगों पे, आप किसानों को जाके देखिए, आप मजदूरों को जाके। अच्छा, आप एक बात बताइए, ब्लास्ट 400 ब्लास्ट 400 बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं। ये ब्लास्ट, ये अभी दिल्ली में एक कांड तो इतना हुआ था या कराया था, ये तो सब जानते हैं, उसकी तो इंक्वायरी भी नहीं होने दी। और उसमें तो देश के, देखिए आप पे सारी चीज़ों के लिए पैसा है। जब वहाँ की एक रिपोर्ट ये कहती है उसकी CID वगैरह की कि यहाँ इन जवानों को खतरा है, अगर यहाँ से आप इनको शिफ्ट करना चाहते हैं तो इनको एयरलिफ्ट करके ले जाइए यहाँ से। पूरा रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने एयरलिफ्ट नहीं किया और उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। जब वो वहाँ से गए, क्योंकि इलेक्शन था, इलेक्शन में फायदा। और जैसे ये ब्लास्ट हुआ तो 36 लोगों की जान चली गई, उनकी, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं इंडिया के इतिहास में ऐसा। 36 लोग खत्म हुए थे। पठानकोट में कितना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये तो ब्लास्टों की बात हो गई। अब देखिए, अभी आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे थे, अभी कह रहे थे हमारे छोटे भाई के साक्षी, वो लॉ एंड ऑर्डर की तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अभी जब साक्षी के इतने चाकू मारे थे, तब जब वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ दिल्ली के, उन पर तो ये नगर पालिका, नगर निगम का सा चेयरमैन समझिए उनको, पुलिस उनके पास नहीं। भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कौन संभालता है? पुलिस संभालती है ना। पुलिस वहाँ केंद्र के अंडर में, तो उसका जो भी श्रेय हो गया या जो भी उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है ना। तो ये उन्हीं को जाएगा ना। तो उसमें केजरीवाल क्या करेंगे? अभी मणिपुर जल गया था। मणिपुर जला नहीं, मणिपुर आज भी जल रहा है। अच्छा। कल भी आपने देखा होगा 9 लोगों की डेथ हो गई वहाँ पे, 9 लोगों के घर जला दिए वहाँ पे। एक मंत्री थे, उनका भी घर जला दिया वहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो आप चारों तरफ, अब देखिए एक वो क्या नाम है, भारत भूषण शरण सिंह, जो ब्रजभूषण शरण सिंह, जो मिनिस्टर हैं, उन पे चारों तरफ से दबाव बना के, और उस महिला, उस जो लेडीज थी जिन्होंने एलिगेशन लगाए, उनको वो करके, और उन्होंने क्लीन चिट दे दी गई। 304 ने उसको मिनिमाइज कर दिया, बेल मिल जाएगी उसको। ये क्या है? क्या चीज़ है ये? गलत है ना। ये